Welcome back to Exam Juries. In today's video, we will be discussing the top most important MCQs of Chapter 20, Sections 324 to 365. इससे पहले मैं डिटेल्ड वीडियो बना चुकी हूँ कंपनीज एक्ट के अदर चैप्टर्स पर, अदर प्रोविजंस पर. अगर अभी तक आपने वीडियो नहीं देखी है देन प्लीज़ डू चेक आउट द प्लेलिस्ट ऑन कंपनीज एक्ट. ऑल्सो एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है. आई हैव लॉन्च दिस सेबी ग्रेडेड लीगल एग्ज़ाम टेस्ट सीरीज़. अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं करी है यू कैन स्टिल ज्वाइन इट. इट जस्ट कॉस्ट यू 200 फॉर 10 टेस्ट सीरीज़, जिसमें आपके लिए डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस भी प्रोवाइडेड हैं. 70 आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस प्रोवाइडेड है. एंड ये जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस है इसके आंसर्स आप मुझे लिख के मेल पे रिवर्ट करोगे. दिस इज़ इन द PDF फॉर्मेट, ठीक है, जो कि आपके मेल पे सेंड हो जाएगा. ऑल्सो अगर आपको इस सेशन का PDF चाहिए देन प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल. लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगी. एंड ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच अपडेट्स. नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द MCQs. Under Section 324, which of the following debts are admissible to proof in every winding up? A. Only present debts. B. Only future debts. C. All debts payable on a contingency. D. Only liquidated damages. So which are admissible to proof in every winding up? So the correct answer is all debts payable on a contingency. ठीक है, चाहे वो प्रेजेंट हो चाहे वो फ्यूचर हो, सर्टेन हो, कंटिजेंट हो, ये भी एडमिसिबल होते हैं. बट यहाँ पे ये आंसर क्यों नहीं है A एंड B? बिकॉज यहाँ पे ओनली है. ओनली फ्यूचर डेट्स नहीं होते हैं. प्रेजेंट भी होते हैं, फ्यूचर भी होते हैं, कंटिजेंट वाले भी होते हैं. नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 326, वर्कमेन्स ड्यूज शैल बी पेड इन प्रायोरिटी टू ऑल अदर डेट्स फॉर अ पीरियड ऑफ. कितने वर्कमैन ड्यूज को प्रायोरिटी मिलेगी? A 12 months, B 24 months, C 36 months, D 6 months. So the correct answer is B 24 months. And ऐसा ही प्रोविजन आपको IBC में भी देखने को मिलेगा. Next, which landmark case affirmed the priority of workmen's dues over the statutory dues under Section 326? So the correct answer is Official Liquidator versus दयानंद. इसमें क्या बोला गया? इसमें ये बोला गया कि वर्कमैन ड्यूज की प्रायोरिटी होगी ओवर एंड अबव एनी अदर स्टैट्यूटरी ड्यूज. तो पहला चार्ज किसका बनता है? अकॉर्डिंग टू दिस केस पहला चार्ज हमेशा बनेगा वर्कमैन ड्यूज का. नेक्स्ट, अंडर सेक्शन 327 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रेफरेंशियल पेमेंट? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 327 कौन सी इनमें से प्रेफरेंशियल पेमेंट नहीं है? रेवेन्यूज एंड टैक्सेस ड्यू टू गवर्नमेंट है, वेजेस ऑफ एनी एम्प्लॉय मैक्सिमम 4 months है, रिमनरेशन ऑफ अ डायरेक्टर, ये आपका प्रेफरेंशियल पेमेंट नहीं है. एक्रूड होल्डिंग रिमनरेशन ये भी है. जो रिमनरेशन ऑफ डायरेक्टर्स होती है ना, दे आर बेसिकली अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स. ठीक है, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स ये लोग होते हैं, तो इनको प्रेफरेंशियल पेमेंट्स नहीं मिलती है. नेक्स्ट, द रेलिवेंट पीरियड फॉर चैलेंजिंग अ ट्रांजेक्शन एज अ फ्रॉडुलेंट प्रेफरेंस अंडर सेक्शन 328 इज. अगर आपको किसी को कि कोई ट्रांजेक्शन को फ्रॉडुलेंट प्रेफरेंस बताना है तो रेलिवेंट पीरियड क्या है अंडर सेक्शन 328? A 3 months, B 6 months, C 12 months, D 2 years. So the correct answer is 6 months. Next, under section 329, any transfer of property not being in the ordinary course of business is void if made within. आपने किसी प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र कर दिया है लेकिन वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में ट्रांसफ़र नहीं है, तो वो कब वॉइड माना जाएगा? 1 year बिफोर वाइंडिंग अप, B 6 months बिफोर वाइंडिंग अप, C 2 years बिफोर वाइंडिंग अप, D 3 years बिफोर वाइंडिंग अप. सो द करेक्ट आंसर इज 1 year बिफोर वाइंडिंग अप. नेक्स्ट, अ फ्लोटिंग चार्ज क्रिएटेड विद इन डैश मंथ्स ऑफ वाइंडिंग अप इज इनवैलिड अनलेस द कंपनी वॉज सोलवेंट आफ्टर द क्रिएशन. फ्लोटिंग चार्ज को कब हम इनवैलिड मान लेंगे? अगर वो वाइंडिंग अप से कितने टाइम पहले हुई हो? A 6 months, B 12 months, C 24 months, D 3 months. So the correct answer is B 12 months. Next, the liquidator must exercise the powers to disclaim onerous property within dash months of the commencement of winding up. Winding up commence हो गई है, वो कितने महीने के अंदर अंदर डिस्क्लेम कर सकता है किसी प्रॉपर्टी को अगर वो ओनरस है तो?
A 6 months, B 3 months, C 12 months, D 24 months. So the correct answer is C 12 months. 12 months के अंदर अंदर जब से वाइंडिंग अप स्टार्ट हुई है वो किसी प्रॉपर्टी को, ओनर्स प्रॉपर्टी को डिस्क्लेम कर सकता है. ओनर्स प्रॉपर्टीज कौन सी होती है? जिनके ऊपर लाइबिलिटीज ज़्यादा होती है. ठीक है. नेक्स्ट, एनी डिस्पोजिशन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी made after the commencement of winding up is void unless the dash orders otherwise. A. Central government, B. Registrar of Companies, C. Tribunal, D. Official liquidator. So the correct answer is C. Tribunal यानी कि NCLT. Next, which section deals with the list of offences by officers? List of offences by officers of companies in liquidation such as concealing property. List of offences कहाँ दिए हुए हैं? A. Section 334, B. Section 335, C. Section 336, D. Section 338. So the correct answer is Section 336. Under Section 338, liability arises if proper accounts were not kept throughout the period of dash years immediately preceding the winding up. Section 338 में liability कब arise होती है? अगर प्रॉपर अकाउंट्स नहीं मेंटेन किए जाते फॉर द पीरियड ऑफ A 1 years, B 2 years, C 5 years, D 8 years. So the correct answer is B 2 years. Moving on to question number 12. Section 339 provides that if the business was carried on with the intent to defraud creditors, the tribunal can hold parties. A. Liable for 2x of damages, B. Personally liable without limitation, C. liable to imprisonment only, D. only the company is liable. तो इस केस में क्या होता है? अगर बिजनेस कैरी किया गया है विद द इंटेंट टू डिफ्रॉड द क्रेडिटर, उस केस में NCLT पर्सनली लाइबल डिक्लेयर कर सकती है डायरेक्टर्स को विदाउट लिमिटेशन. नेक्स्ट, हु कैन अप्लाई टू द ट्राइब्यूनल फॉर प्रोसिक्यूशन ऑफ अ डेलिंक्वेंट ऑफिसर अंडर सेक्शन 342? एप्लीकेशन कौन लगा सकता है फॉर प्रोसिक्यूशन ऑफ डेलिंक्वेंट ऑफिसर्स अंडर सेक्शन 342? ए. एनी शेयर होल्डर, बी. एनी क्रेडिटर, सी. कंपनी लिक्विडेटर, डी. सेंट्रल गवर्नमेंट ओनली. सो द करेक्ट आंसर इज सी. कंपनी लिक्विडेटर. कंपनी लिक्विडेटर एप्लीकेशन लगा सकता है टू प्रोसिक्यूट डेलिंक्वेंट ऑफिसर्स अंडर सेक्शन 342. नेक्स्ट, द लिक्विडेटर कैन पे एनी क्लास ऑफ क्रेडिटर्स इन फुल ओनली विद द सैंक्शन ऑफ. लिक्विडेटर किसी भी क्लास ऑफ क्रेडिटर्स को फुल्ली पे कर सकता है, लेकिन उसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है? किसकी परमिशन की रिक्वायरमेंट है? ए. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बी. ट्राइब्यूनल, सी. ROC, डी. क्रेडिटर्स कमिटी. सो द करेक्ट आंसर इज NCLT ट्राइब्यूनल. नेक्स्ट, आफ्टर अ कंपनी इज वाउंड अप इट्स बुक्स एंड पेपर्स मस्ट बी प्रिजर्व फॉर डैश ईयर्स आफ्टर डिस्पोजल. कंपनी वाउंड अप हो गई है, अब ये जो बुक्स एंड पेपर्स है इसको कितने साल तक प्रिजर्व करके रखना पड़ेगा कंपनी को? A 3 years, B 5 years, C 8 years, D 10 years. सो द करेक्ट आंसर इज B 5 years. 5 साल तक कम से कम प्रिजर्व करके रखना पड़ेगा. नेक्स्ट, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग पेंडिंग लिक्विडेशन मस्ट बी फाइल्ड बाय लिक्विडेटर इफ वाइंडिंग अप इज नॉट कंक्लूडेड विद इन. ये बात करता है आपका लिक्विडेशन पूरी नहीं हुई है, अब लिक्विडेटर को इन्फॉर्मेशन शेयर करनी होती है, तो कितने टाइम पे करता है? ठीक है, अगर कब करेगा कि वाइंडिंग अप अगर कंप्लीट नहीं हुई हो 1 year के अंदर अंदर, 1 year के अंदर अंदर अगर वाइंडिंग अप कंप्लीट नहीं होती है तो अब पेंडिंग लिटिगेशन के लिए इन्फॉर्मेशन देता रहेगा कौन? लिक्विडेटर. ठीक है, ये पीरियोडिकल अकाउंट्स की बात करता है कि हर पीरियड में, हर एक इंटरवल में ये जो लिक्विडेटर है ये स्टेटमेंट्स फाइल करेगा, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स फाइल करेगा. नेक्स्ट, द कंपनी लिक्विडेटर मस्ट डिपॉजिट मनीज इनटू विच टाइप ऑफ बैंक. कंपनी लिक्विडेटर मनी किस टाइप ऑफ बैंक में डिपॉजिट कर सकता है? एनी प्राइवेट बैंक, स्केड्यूल्ड बैंक, फॉरेन बैंक, कोऑपरेटिव बैंक. सो द करेक्ट आंसर इज स्केड्यूल्ड बैंक्स. एंड स्केड्यूल बैंक कौन से होते हैं? स्केड्यूल बैंक्स वो बैंक्स होते हैं जो सेकेंड स्केड्यूल ऑफ RBI में मेंशन है. नेक्स्ट, where are undistributed assets or unpaid dividends transferred after winding up? अनडिस्ट्रीब्यूटेड एसेट्स और अनपेड डिविडेंड्स को कहाँ ट्रांसफर किया जाता है आफ्टर वाइंडिंग अप? A. IEPF, B. प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड, C. कंपनी लिक्विडेशन डिविडेंड एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड एसेट्स अकाउंट, D. जनरल रेवेन्यू ऑफ इंडिया. सो द करेक्ट आंसर इज कंपनी लिक्विडेशन डिविडेंड एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड एसेट्स अकाउंट.
नेक्स्ट, द ट्राइब्यूनल डिक्लेयर अ डिसोल्यूशन वॉइड विद इन डैश ईयर्स ऑफ द डेट ऑफ डिसोल्यूशन। एनसीएलटी के पास पावर है कि वो डिसोल्यूशन को वॉइड डिक्लेयर कर सके, लेकिन कितने दिन के अंदर अंदर उसको ये डिक्लेयर करना पड़ेगा आफ्टर द डेट ऑफ डिसोल्यूशन। सो द करेक्ट आंसर इज 2 years। 2 साल के अंदर अंदर वो वॉइड डिक्लेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट, समरी प्रोसीजर फॉर लिक्विडेशन इज अवेलेबल इफ द कंपनीज बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स डज नॉट एक्सीड। समरी प्रोसीजर कब किया जा सकता है? अगर कंपनीज बुक वैल्यू ऑफ एसेट डज नॉट एक्सीड A 50 lakhs, B 1 crore, C 5 crores, D 10 crores। So the correct answer is B 1 crores। नेक्स्ट, द ऑफिशियल लिक्विडेटर इज अपॉइंटेड बाय। ऑफिशियल लिक्विडेटर को कौन अपॉइंट करता है? ए द ट्राइब्यूनल, बी सेंट्रल गवर्नमेंट, सी हाई कोर्ट, डी शेयर होल्डर। सो द करेक्ट आंसर इज बी सेंट्रल गवर्नमेंट। नेक्स्ट, इन समरी लिक्विडेशन हु सेटल्स द क्लेम्स ऑफ क्रेडिटर्स। समरी लिक्विडेशन में क्लेम्स ऑफ क्रेडिटर्स को कौन सेटल करता है? A the tribunal, B the official liquidator, C central government, D ROC। So the correct answer is B official liquidator। A creditor aggrieved by the liquidator's decision in summary liquidation may appeal within dash days। एक क्रेडिटर है वो अग्रीव्ड है लिक्विडेटर के डिसीजन से, तो कितने दिन के अंदर अंदर अपील कर सकता है? A 15 days, B 30 days, C 45 days, D 60 days। So the correct answer is 30 days। और ये एप्लीकेशन लगाएगा कहाँ? ये एप्लीकेशन लगाता है टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। नेक्स्ट, अंडर सेक्शन 357 वाइंडिंग अप बाय द ट्राइब्यूनल इज डीम्ड टू कमेंस एट द टाइम ऑफ। वाइंडिंग अप बाय द ट्राइब्यूनल की बात हो रही है, ठीक है। ट्राइब्यूनल ने वाइंड अप किया है तो ये किस डेट से कमेंस होगा? ए प्रेजेंटेशन ऑफ पिटीशन, बी डेट ऑफ ऑर्डर, सी डेट ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ लिक्विडेटर, D डेट ऑफ डिफॉल्ट। सो द करेक्ट आंसर इज ए प्रेजेंटेशन ऑफ पिटीशन। आपका होमवर्क है, आप मुझे ये बताओगे कि वाइंडिंग अप अगर कंपनी वॉलंटरली कर रही है, अगर कंपनी वॉलंटरली वाइंडिंग अप की एप्लीकेशन लगा रही है, उस केस में डेट ऑफ कमेंसमेंट क्या होगी फॉर वाइंडिंग अप, ठीक है। डेट ऑफ कमेंसमेंट आप बताइए इन द कमेंट सेक्शन कब होगी इन केस ऑफ वॉलंटरली वाइंडिंग अप। So with this we have completed the most important MCQs on sections 324 to 365। अगर आपको कोई भी डाउट है प्लीज़ डू कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। I'll read every comment and try to reply to every comment also। अगर आप सेबी ग्रेड ए लीगल की तैयारी कर रहे हैं then please do not forget to join our test series। it will be very beneficial to you। also अगर आपको इसका PDF चाहिए है देन प्लीज़ डू ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।